आज की वीडियो में चलते हैं सारणी के अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए विविध एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, एक सारणी दिया हुआ है जिसका पहला स्तंभ है माइनस ए स्क्वायर ए बी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी डी, तीसरा स्तंभ है ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करने के लिए इसका सॉल्यूशन प्रूफ देखें किस तरीके से सिद्ध करेंगे अपन इसको। देखिए इस सारणी का मान बराबर सिद्ध करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के, तो इसको बराबर मान लिया हमने डेल्टा के, माना डेल्टा इक्वल टू, एक बार लिख लेता हूं इसको, माइनस ए स्क्वायर ए बी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, और इसको डेल्टा मान लिया मैंने। डेल्टा बराबर प्रूफ करना है हमें 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो ये प्रूफ करने के लिए देखिए सारणी के गुणधर्मों की सहायता से करेंगे, इस पर संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे अपन। यहाँ देखें इसकी पहली पंक्ति में से, देखिए हमें चाहिए आरएचएस भी देख के चलना है, यानी हमें इस सारणी का मान बराबर इसके प्रूफ करना है। तो यहाँ आना चाहिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी पहली पंक्ति में से a कॉमन आ रहा है, पहली पंक्ति से a कॉमन ले लेंगे, दूसरी पंक्ति में से b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन ले लेंगे, तीसरी पंक्ति में से c कॉमन आ रहा है तो c कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर आ जाएगा a b c। यहां लिख रहा हूं मैं पंक्ति r1 r2 व r3 से क्रमशः a b व c ओवेनिस्ट लेने पर यानी r1 में से तो a कॉमन लिया है, r2 में से b और r3 में से c कॉमन ले रहे हैं, तो डेल्टा बराबर आएगा अपने पास, r1 में से a कॉमन लिया है, a को बाहर निकाल दिया है, r1 को लिखेंगे a कॉमन लेके, तो यहां बचेगा माइनस a, यहां बचेगा b, यहां बचेगा c। इसमें से r2 में से मैंने b को कॉमन लिया है, जब r2 में से b को कॉमन लेंगे तो b को बाहर लिख दिया है मैंने, और यहां बचेगा a, यहां बचेगा माइनस b, यहां बचेगा c, b को कॉमन लिया है, r3 में से c को कॉमन लिया है, तो यहां बचेगा c को जब कॉमन लेंगे अपन तो यहां बचेगा a, यहां बचेगा b और यहां बचेगा माइनस c, यानी इस तरीके से बचेगा। अब यहां देखिए a b c आ गया अपने पास, हमें चाहिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां देखिए इसका पहला स्तंभ देखें आप c1, यहाँ माइनस a है, तो इसमें से a कॉमन आ जाएगा c1 में से, पहले स्तंभ में से a कॉमन आ जाएगा, दूसरे स्तंभ में से b कॉमन आ जाएगा, तीसरे स्तंभ में से c कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं स्तंभ c1 c2 व c3 से क्रमशः a b व c ओवेनिस्ट लेने पर तो डेल्टा बराबर आएगा। यहाँ देखिए मैंने c1 में से a कॉमन लिया है, तो a b c तो पहले से है, इसको लिख दिया मैंने, ठीक। अब ध्यान दें आप, c1 में से a कॉमन लिया है तो ये a का गुणा होगा a b c से, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, a को कॉमन लिया है c1 में से, तो यहाँ बचेगा माइनस 1 दूसरे स्तंभ में से b कॉमन लिया है, b का गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, b को कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 तीसरे स्तंभ में से c को कॉमन लिया है तो यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका दो शून्य ला के अपन प्रश्न कर देंगे। दो शून्य लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, इसकी दोनों पंक्तियों को जोड़ रहा हूं, r1 पे संख्या लगा रहे हैं, इधर लिख देता हूं, यहां देखें संक्रिया r1 पे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, r1 प्लस r2 लगाने पर ये संक्रिया लगा रहे हैं, r1 और r2 को जोड़ देंगे, दो शून्य आ जाएंगे, एक तो यहाँ 0 आ जाएगा, एक यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये संक्रिया लगाने से सारणी के मान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पहले भी डेल्टा था अभी भी डेल्टा ही आएगा, यानी डेल्टा बराबर आएगा अपने पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बाहर पहले से है, r1 पे संक्रिया लगा रहे हैं, दोनों पंक्तियों जोड़ेंगे, -1 + 1 यहाँ 0 हो जाएगा,
यहाँ -1, यहाँ -1 में -1 को जोड़ देंगे 1 में, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, और यहाँ 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा, क्या आएगा 2। बाकी का R2 और R3 को ज्यों का त्यों रखेंगे, क्योंकि 2 शून्य चाहिए थे, 2 शून्य आ गए, एक ही संक्रिया से आ गए। R1 को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं 1, R2 को 1 -1 1 1 1 -1, ये हो गया। अब इसका प्रसरण कर देंगे अपन। देखिए सबसे ज्यादा शून्य जिस पंक्ति में हो उसी के सापेक्ष प्रसरण करना है, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। R1 में 2 शून्य हैं, तो यहां लिखेंगे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे अपन, डेल्टा इक्वल टू आएगा a² b² c²। 2 को कांस्टेंट रखेंगे, जहां इसका चिन्ह प्लस में आएगा, कई बार बता चुका हूं। ये अवयव है a13, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, जहां i+ जो सम होता है, सम है तो इसका प्लस चिन्ह लेंगे। 2 को कांस्टेंट रखा, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, सारणी बचेगा 1 1 -1 1। क्या आएगा अपने पास, डेल्टा इक्वल टू, इस 2 को लिख दिया पहले मैंने, 2a² b² c²। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, -1 आएगा, माइनस से माइनस +1 हो जाएगा, यानी जुड़कर हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे तो ये आएगा 4, a² b² c²। यानी यहां देखिए हमने इस सारणी को डेल्टा माना था, जब डेल्टा बराबर प्रूफ किया है मैंने, डेल्टा बराबर प्रूफ किया है 4a² b² c², यही प्रूफ करना था। तो इस सवाल को अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों को इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहना है। ये जो संक्रिया वगैरह लगी हुई हैं इनका रिवीजन करते रहना है, ठीक। और कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं संक्रियाएं बता रहा हूं उसी तरीके से आप लगाएं, ठीक। अपनी मन की मर्जी से लगा सकते हैं आप स्वयं। देखिए जब आप इनका बहुत सारा रिवीजन करेंगे तो एक सवाल को आप कई तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का, क्वेश्चन लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का, निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए, तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। शेष मूल भी ज्ञात करने हैं। जहां एक समीकरण दी हुई है, समीकरण लिख देता हूं मैं, यहां एक सारणी दे रखा है जिसका पहला स्तंभ है x to -3, दूसरा स्तंभ है -6 -3x और 2x, ठीक। तीसरा स्तंभ है -1 x -3 x + 2 और बराबर 0। यहां देखिए समीकरण लिखा हुआ है, सवाल में दे रखा है कि सिद्ध करना है कि निम्न समीकरण का एक मूल क्या है, x बराबर 2 है। यानी इस समीकरण का एक मूल, मूल का मतलब होता है हल, इस समीकरण का एक हल x बराबर 2 है, ये प्रूफ करना है। तथा सवाल ये भी पूछ रहा है कि इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए शेष मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, इस समीकरण को हल करना है, ठीक। मूल का मतलब होता है हल, यानी इस समीकरण का हल ज्ञात करना है, और हल ज्ञात करने का मतलब होता है कि समीकरण में जो चल राशि है उसका मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले तो अपन ये प्रूफ करेंगे कि समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है, एक मूल x बराबर 2 है, तथा इसके शेष मूल ज्ञात करने के लिए समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। जहां समीकरण का हल ज्ञात करने का मतलब है समीकरण से x का मान निकालेंगे। यहां देखिए ये करने के लिए क्या करना है अपने को, देखिए यहां ये जो समीकरण लिखा हुआ है
ये जो समीकरण लिखा हुआ है, यहां देखिए मैंने आपको सारणी के गुणधर्म पढ़ाए हैं कि ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें x के बहुपद हो, शायद 8वां गुणधर्म है, शायद 8वां या 9वां गुणधर्म है। देखिए मैंने आपको लिखाया है कि ऐसा कोई भी सारणी जिसमें x के बहुपद हो तथा x बराबर a रखने पर उस सारणी का मान शून्य हो जाए। x बराबर a रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए तो x माइनस ए उसका एक गुणनखंड होता है। x माइनस ए क्या होगा? उसका एक गुणनखंड होगा तथा x बराबर a उसका एक मूल होगा। x माइनस ए किसी समीकरण का गुणनखंड है तो इसका सीधा सा मतलब है कि x बराबर a उसका एक मूल होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि किसी समीकरण में मैं x के स्थान पर a रख दूं और x के स्थान पर a रखने पर इस सारणी का मान शून्य हो जाए तो x बराबर a उस समीकरण का हल कहलाएगा। x बराबर a को कहेंगे अपन हल। देखिए हल कहें या मूल कहें एक ही बात है। और x माइनस ए उसका एक गुणनखंड होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है। अब यहां देखें कि इस समीकरण में मैं x बराबर 2 रखूं, इस समीकरण में x बराबर 2 रख दें तो सोचिए आप x बराबर 2 रखेंगे अपन, यहां x बराबर 2 रखेंगे। यहां देखिए x के स्थान पर 2 रख रहा हूं मैं, यहां 2 रख दिया है, यहां 2 है, यहां -3 है। यहां x के स्थान पर 2 रख -6 है, यहां 2 रखेंगे तो यहां -6 आ जाएगा, यहां 2 रखेंगे तो ये 4 आएगा, यहां -1, यहां 2 रखेंगे तो यहां -1 आएगा और यहां 2 रखेंगे 2 + 2 यानी 4 आएगा बराबर से। अब यहां देखें कि x बराबर 2 रखने पर ये सारणी का आया, x बराबर 2 रखने पर ठीक, x बराबर 2 रखने पर ये आया। जहां मैं ये कह रहा हूं कि इस सारणी की R1 और R2 दोनों पंक्तियां समान हैं, R1 बराबर है R2 के, और अपन जानते हैं कि किसी सारणी की दो पंक्तियां समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। अब यहाँ R1 बराबर R2 तो इसका मतलब है सारणी का मान 0 हो गया। और जब इस सारणी का मान 0 हो जाए तो x बराबर 2 इस समीकरण का हल कहलाएगा। तो x बराबर 2 इस समीकरण का मूल होगा। मूल कहें या हल कहें एक ही बात है। तो इस सवाल को अपन इस तरीके से सिद्ध करेंगे, यानी x बराबर 2 रखने पर इस सारणी का मान शून्य हो जाता है, अर्थात x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है। और x बराबर 2 तो इस समीकरण का मूल है, x माइनस 2 इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा। x माइनस 2 इस समीकरण का क्या होगा? गुणनखंड। ठीक है, देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे जिससे कि आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं आए। तो यहां देखिए इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, तो इसमें लिख रहा हूं मैं x बराबर 2 रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है, अर्थात x बराबर 2 इसका एक मूल होगा, अर्थात x बराबर 2 दिए गए समीकरण का एक मूल है, ये प्रूफ कर दिया मैंने। और x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जैसे x बराबर 2 से इस सारणी की दो पंक्तियां समान हो गई थी R1 और R2, तो मैंने कहा कि x बराबर 2 इसका एक मूल है। अब कोई जरूरी नहीं है कि 2 से 0 हो, ठीक, और भी ऐसे राशियां हो सकती हैं जिनसे सारणी का मान 0 हो सकता है, तो वो भी इसके एक मूल होंगे। अब सवाल ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है, तो ये तो मैंने सिद्ध कर दिया कि समीकरण का मूल x बराबर 2 है। तथा सवाल ये कह रहा है कि इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। तो शेष मूल ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो शेष मूल ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का हल ज्ञात करेंगे अपन। तो इस समीकरण का हल ज्ञात कर रहे हैं अपन। हल ज्ञात करने के लिए क्या करना है अपने को देखिए। अब पहले मैं इस समीकरण को लिख लेता हूं। इस समीकरण को लिख लिया है मैंने, x2 -3 -6 -3x 2x -1
x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। इस समीकरण को लिख लिया। अब इस समीकरण का हल ज्ञात करेंगे और जब समीकरण का हल आ जाएगा तो शेष मूल ज्ञात कर लेंगे। शेष मूल का मतलब है कि x के जो मान है वो आपको ज्ञात करने हैं। भाई एक तो x बराबर 2 तो है ही, या सिद्ध भी किया है, x बराबर 2 इस सारणी का एक हल है, एक मूल है। शेष मूल भी ज्ञात करने हैं, तो x के 2 को छोड़कर जो शेष मूल है वो भी ज्ञात करने हैं। यानी 2 तो है ही, 2 के अलावा जितने भी मूल है वो ज्ञात करने हैं। तो वो मूल ज्ञात करने के लिए समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे अपन। इस समीकरण का सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सारणी का प्रसरण कर रहा हूं। तो सारणी का प्रसरण कर रहे हैं। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अनुदिश प्रसरण करने पर इस सारणी का प्रसरण करेंगे अपन। तो देखिए हम प्रसरण करने के लिए x को कांस्टेंट रखा, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, ठीक है। तो यह आएगा अपने पास यहाँ माइनस का 3x, यहाँ 2x, x माइनस 3 x प्लस 2। फिर यहाँ माइनस 6 कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ चिन्ह आता है माइनस का, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 6 को कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे। तो यहाँ आएगा 2 या माइनस 3 या x माइनस 3 और x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। अब आगे माइनस 1 को कांस्टेंट रखेंगे, R1 के अंदर प्रसरण किया है, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे। तो यहाँ आएगा 2 माइनस 3x और 2x, और ये बराबर चल रहा है किसके, 0 के। तो मैंने कुछ नहीं किया है, R1 के अनुदिश प्रसरण कर दिया है इसका, ठीक। पहले x को कांस्टेंट रखा, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया, ये सारणी बचा। फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं अपन यहाँ सूत्र से के हिसाब से, प्रसरण के हिसाब से माइनस का चिन्ह, माइनस 6 कांस्टेंट रखेंगे तो माइनस से माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 3 x माइनस 3 x प्लस 2। अब यहाँ माइनस 1 को कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 माइनस 3x 2x, और ये इक्वल चल रहा है किसके, 0। अब यहाँ देखिए इसको हल कर रहा हूं मैं। यहाँ x ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, द्वितीय कोटि का, इस सारणिक को हल कर लेंगे। यहाँ माइनस 3x का गुणा होगा x प्लस 2 से, x प्लस 2 से, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस 2x का गुणा करेंगे अपन x माइनस 3 से, x माइनस 3 से, माइनस 2x का गुणा x माइनस 3 से, ठीक है। इसका हो गया। अब प्लस 6 बाहर है पहले से, इसको हल करेंगे अपन। तो यहाँ 2 का गुणा होगा इससे, तो कर ही देता हूं मैं, 2x प्लस 4 आ जाएगा, ये 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 4, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस के 3 का गुणा होगा इससे, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस से माइनस प्लस 3 कर दिया है मैंने, और x माइनस 3, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस 1 माइनस, तो 1 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा, तो माइनस को ही बाहर रख दिया मैंने अभी फिलहाल में। तो यहाँ 2 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और माइनस 3 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x, ठीक है, 9x, ठीक है। और ये बराबर चल रहा है कितने के, 0 के। दिस इंप्लाइज, ये आएगा यहाँ x, या माइनस 3 का अंदर गुणा कर लेते हैं माइनस 3x का, तो माइनस 3x का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस 3x का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 6x, यहाँ आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, और यहाँ प्लस का हो जाएगा 3 दूनी 6x, ठीक है। ये तो इस तरीके से आ जाएगा, प्लस प्लस 6 का बाद में गुणा करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। यहाँ 2x है, ये 3x आ जाएगा, यहाँ 3x और 2x जोड़ देता हूं मैं एक बार, ये हो जाएंगे 5x, यहाँ आएगा माइनस का 9, यहाँ 4 है प्लस का 4 और माइनस का 9, तो माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5, ठीक है। ये आएगा माइनस का 4x हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह है, ये प्लस के 9x हो जाएंगे, और ये बराबर चल रहा है 0, ठीक है। इसको एक बार इधर देखें, इधर कर देता हूं। यहां देखिए, दिस इंप्लाइज, ये x बाहर है, x को बाहर ही रहने दिया है, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, ये जोड़कर हो जाएंगे माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस के 5x स्क्वायर,
यहाँ माइनस का 6x है, ये प्लस का 6x है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने, 5x स्क्वायर कर दिया है, और इस 5x स्क्वायर का गुणा x से भी हो रहा है इस x से। ठीक है, चलो बाद में कर देंगे गुणा। यहाँ देखिए इसको कैलकुलेट कर लिया, यहाँ आएगा ये 6 × 30x, 6 का गुणा किया है, प्लस का 30x, प्लस का 30x और माइनस के 30, माइनस के 30, यहाँ है, ये आया 4x और प्लस का है 9x, तो 5x बचाएंगे यहाँ, प्लस का 5x और ये बराबर है 0 के। दिस इंप्लाइज, इसको गुणा करेंगे x को, तो x का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 5x क्यूब, माइनस का 5x क्यूब। ठीक, प्लस का हो जाएगा यहाँ 30x और ये 35x, 35x माइनस का 30 बराबर 0। इसमें से क्या किया मैंने, -5 को कॉमन ले लिया है। -5 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x क्यूब, यहाँ माइनस का बचेगा 7x और यहाँ -5 को कॉमन लिया है तो प्लस का 6 बराबर 0। इस -5 का मैंने 0 में भाग दे दिया है, -5 को 0 में भाग देंगे तो समीकरण आएगी अपने पास x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 और ये बराबर है किसके, 0 के। अब यहाँ देखिए त्रिघातीय समीकरण है, ये त्रिघातीय समीकरण है। जैसे कि द्विघातीय समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघातीय समीकरण होता है। इस द्विघातीय समीकरण के हल अपन दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो अपन श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, और दूसरा ऑप्शन है अपने पास गुणनखंड विधि से। ठीक, ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आए कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से भी हल ज्ञात कर सकते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ये तो द्विघात समीकरण है, मैं बात कर रहा हूँ त्रिघातीय समीकरण की। तो यहाँ त्रिघातीय समीकरण के गुणनखंड करने हैं अपने को, इस त्रिघातीय समीकरण के गुणनखंड करने। तो त्रिघातीय समीकरण के गुणनखंड करने के लिए क्या करना है अपने को, ध्यान दें। ठीक, गुणनखंड करने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे अपन भाग विधि से, भाग विधि से। और ये भाग विधि भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखी है। ठीक, याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ किस तरीके से गुणनखंड करते हैं। यानी त्रिघातीय x की 3 घातें हैं, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, ये x के रूप में त्रिघातीय व्यंजक है। और इसके गुणनखंड करने के लिए अपने को क्या करना है कि भाग विधि का प्रयोग करना है। अब भाग विधि क्या कहती है कि देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है कि ये जो व्यंजक है x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, सबसे पहले इसका मान 0 करते हैं। इसका मान 0 करने के लिए, क्योंकि गुणनखंड इसी के करने हैं हमें, तो इसके गुणनखंड करने के लिए इसका मान 0 करना पड़ेगा। यानी ये x बराबर कितने से 0 होगा ये देखना है, x बराबर कितने से 0 होगा। तो पहले इसमें रख के देखेंगे, ऐसे पहले x बराबर 1 रखेंगे, 1 से 0 नहीं होता है तो -1 रखेंगे। ठीक, 2 रखेंगे, 2 से नहीं होता है तो -2 रख के देखेंगे, फिर 3, फिर -3, इस तरीके से देखेंगे। और देखिए यहाँ इसका जो मान है वो 0 छोटी संख्याओं से ही हो जाएगा लगभग, 1 से नहीं होता है तो -1 से हो जाएगा, 2 से नहीं होता है तो -2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होता है तो -3 से, ज्यादा बड़ी संख्या का प्रयोग नहीं होगा यहाँ। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसके गुणनखंड करने के लिए त्रिघातीय व्यंजक के भाग विधि काम में लेते हैं। और भाग विधि ये कहती है कि सबसे पहले इस व्यंजक का मान 0 करना है। तो इस व्यंजक का मान 0 करने के लिए क्या रखें x के स्थान पर, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक, तो x के स्थान पर कितना रखें कि 0 हो जाए। तो x बराबर 1 रखने से ये 0 हो जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे, रख के देखो x का मान 1 रखूं तो ये आएगा 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, माइनस x का मान 1 रखेंगे, 1 का गुणा -7 से होगा तो -7 आएगा, प्लस का 6 कैलकुलेट करेंगे, 6 + 1 7, -7 बराबर 0, ये 0 हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर 1 से इस व्यंजक का मान 0 होता है, तो x बराबर 1 इसका एक मूल है, या फिर ये कहूं कि x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा। x बराबर 1 तो इसका मूल है, हल है, और x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो इसका एक गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। जैसे x बराबर 1 से 0 हुआ है तो x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा। यदि मान के चलें कि x बराबर -1 से 0 होता तो x - 1 इसका एक x + 1 इसका एक गुणनखंड होता। यदि मान के चलें कि x बराबर 2 से 0 होता तो x - 2 इसका एक गुणनखंड होता। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले x के स्थान पर इसमें रख के देखेंगे मान,
1 2 3 इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ x बराबर 1 रखा और 1 रखने पर इस व्यंजक का मान 0 हो जाना चाहिए, ये देखना है। नहीं होता है तो अगला कोई अक्षर लेते हैं, जैसे अगली कोई संख्या लेते हैं, x बराबर 2 रख के देखते हैं या x बराबर -1 रख के देखते हैं, तो ऐसे देखना है अपने को। तो इस व्यंजक का मान 0 करना है, तो x बराबर 1 से 0 हो जाता है। जब x बराबर 1 से 0 हो रहा है तो x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा, तो इसका एक गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने इसका एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया है, यहां देखें मैंने इसका एक गुणनखंड निकाला है, इसका गुणनखंड आया है x बराबर 1 से 0 हुआ है, तो x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा ये। तो इस अब क्या करना है, इस गुणनखंड का इस व्यंजक में भाग देना है अपने को, क्योंकि भाग विधि से इसके गुणनखंड ज्ञात करना है इस व्यंजक में। तो भाग देने का तरीका देख लीजिए, इधर भाग दे के बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ x³ - 7x + 6 इसको लिख लेंगे, इसमें भाग देना है अपने को, भाग देना है गुणनखंड का। गुणनखंड क्या है, x - 1, यानी गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। x बराबर 1 से 0 हुआ है तो x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा, तो इसका एक गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो x - 1 इसका एक गुणनखंड है, इस गुणनखंड का इसमें भाग देंगे इस व्यंजक में। और भाग देना आपने सीखा ही है पहले से। देखिए इसका भाग देने के लिए अपने को क्या करना है कि सबसे पहले इसमें जो उच्च घात वाला पद है, इसमें जो उच्च घात वाला पद है, जैसे x³ है, तो x³ में गुणनखंड के उच्च घात वाले पद का भाग दे के देखना है। तो इसमें x का उच्च घात वाला पद है x³, तो x³ में भाग देना है गुणनखंड में उच्च घात वाला पद। तो गुणनखंड में तो एक ही घात वाला पद है, x है, यानी x³ में भाग दे के देखेंगे अपन x का, तो कितनी बार जाता है, x²। तो ये भागफल आएगा, इस भागफल को यहां लिखेंगे x²। ये भागफल, देखिए ये तो भाज्य है, ये भाजक है गुणनखंड, और ये भागफल है। तो मैंने ये कहा कि इसके उच्च घात वाले पद में इसके उच्च घात वाले पद का भाग देना है, यानी x³ में भाग दे के देखना है x का, x² आएगा, x² को यहां लिख देंगे। अब क्या करना है, इस x² का गुणा इस गुणनखंड से करना है और पदों को इसके नीचे लिखना है, गुणनफल को। x² का गुणा x से कर रहा हूं तो x³ आएगा यहाँ x³, ठीक, यहां लिख देंगे। फिर x² का गुणा -1 से करेंगे तो -x² आएगा, माइनस का x²। अब -x² वाला, देखिए मैंने x³ वाले पद के नीचे x³ वाला पद लिखा है। यदि x वाला पद होता तो उसको x वाले पद के नीचे लिखते हैं, या अचर पद होता तो अचर पद के नीचे लिखते। अब यहाँ आया है भाई माइनस का x³ आया, सॉरी x² गुणा x से किया तो x³ आया, तो x³ वाले पद को तो x³ के नीचे लिख दिया, सेम पद लिखने नीचे। अब यहाँ आया माइनस का x², जबकि यहाँ माइनस का x² है ही नहीं, तो इस पद को अलग लिख देंगे माइनस का x², इस तरीके से ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखने के बाद में क्या करना है कि शेषफल ज्ञात करना है। शेष घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो x2 में से x2 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक तो बचेगा प्लस का x², पहले इसको लिख दिया मैंने, उच्च घात वाले पदों को पहले लिख लेंगे x², यहाँ बचेगा माइनस का 7x और यहाँ बचेगा प्लस का 6, घटा दिया। फिर क्या करना है, जब तक भाग देना जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता, फिर भाग देंगे इस x² में। अब इस जैसे कि मैंने यहाँ भाग दिया था इसका, अब इसमें भाग देना है। अब x² - 7x + 6 में भाग देना है x - 1 का। तो भाग देने का तरीका वही है, इसके उच्च घात वाले पद में इसके उच्च घात वाले पद का भाग देना है, यानी x² में x का भाग देके देखेंगे, x² में गुणनखंड के x का भाग देंगे, तो x से ये x आ जाएगा, यहाँ x का भाग दिया x² में तो x आया, प्लस का x आया है, तो प्लस x को यहाँ लिख देंगे, ये भागफल है अपना। इस प्लस x का पुनः दोबारा से ऐसी गुणा लिखना है, गुणनफल को यहाँ लिखना है। x का गुणा x से करेंगे तो x² आएगा, या x का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का x आएगा, माइनस का x। अब फिर घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदलेंगे, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये x² या -x², यहाँ माइनस का 7x प्लस का x, यानी माइनस के 6x आएंगे और प्लस का 6 और बच रहा है, तो 6 को लिख दिया। फिर भाग देना है, भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, फिर भाग देंगे। इसमें x वाला पद है, x के उच्च घात वाला पद माइनस का 6x, और यहाँ x वाला पद है गुणनखंड का x, तो ये -6 बार भाग दिया, तो -6 को यहाँ लिख देंगे, -6 को लिख दिया। -6 का पुनः गुणा करेंगे इसमें, तो -6 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का 6x
और -6 का गुणा -1 से करेंगे तो +6। अब घटाएंगे, हटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर शेष आएगा 0। जब शेषफल 0 आ जाए अपना तो भाग देना पूरा हो गया, अपना भाग संख्या पूरी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ कि गुणनखंड का भाग दिया, x-1 का भाग दिया इसमें, इस व्यंजक में, तो भागफल ये आया। अब क्या करना है कि इसका जो मान होगा तो इसको लिखेंगे भाजक इंटू भागफल। और अपन भी जानते हैं कि भाजक इंटू भागफल बराबर होता है भाज्य के। तो ये तो भाज्य है, इस भाज्य को बराबर ले देंगे अपन भाजक इंटू भागफल के, यानी भाजक तो है x-1, यानी इसका एक गुणनखंड और भागफल ये आया। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, यानी x³ - 7x + 6 का जो मान है वो x-1 और x² + x-6 के बराबर होगा। तो इसको लिख देता हूं मैं यहाँ। तो यहाँ x-1 तो गुणनखंड आया, इसका भागफल आया x² प्लस, एक बार लिख लेते हैं इधर। तो देखिए ये तो भाज्य है, दिस इंप्लाइज यहाँ गुणनखंड आया अपना x-1, उस गुणनखंड को लिख लेंगे, इनटू गुणा में लिखेंगे भागफल को। भागफल है इसका x² + x -6 और ये इक्वल टू चल रहा है 0। देखिए यहाँ, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है अपने को कि इसका एक गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस व्यंजक का मान 0 किया है मैंने, x बराबर 1 से 0 होता है, तो x-1 इसका एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड को लिख देंगे, इस गुणनखंड का फिर भाग इस व्यंजक में भाग देंगे, और भाग देने पर जो भागफल आया है उसको गुणा के रूप में लिख देंगे ऐसे। ठीक, तो इसके गुणनखंड हो गए इस तरीके से। अब यहाँ देखिए द्विघाती व्यंजक के इसके भी गुणनखंड होंगे अभी। तो x-1, अब इसके गुणनखंड कर रहे हैं अपन, तो -6 के टुकड़े कर लेंगे 2, तो ये हो जाएगा +3 और -2, तो ये हो जाएगा x² + 3x - 2x -6 बराबर 0। दिस इंप्लाइज यहाँ आएगा x-1 यहाँ दो पदों के जोड़े बना लेंगे, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ आ जाएगा x + 3, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -2, तो x + 3 ये आ जाएगा बराबर 0। दिस इंप्लाइज ये आएगा x-1 तो यहाँ है, यहाँ से x + 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x - 2, इसमें से x + 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा x - 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं अपन, देखिए यहाँ तो कंडीशन लगाएंगे x-1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1, या x + 3 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा -3, और x - 2 बराबर 0 करेंगे कंडीशन लगा के, तो यहाँ से x का मान आएगा 2, यानी x के 3 मान आएंगे, x बराबर 1 -3 और 2। तो इस समीकरण का जो हल है मूल 3 होंगे, और कौन कौन से होंगे, x बराबर 1 भी होगा, x बराबर -3 भी होगा और x बराबर 2 भी होगा। और सवाल में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है। तो ये तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया, इसका एक मूल x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 तो है ही। देखिए यहाँ सवाल पूछ रहा है इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए, तो हमने तो सारे मूल ज्ञात कर लिए जिनमें x बराबर 2 भी है। सवाल पूछ रहा है इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए, तो शेष मूलों को लिख देंगे। अतः यहां लिख देंगे, अतः समीकरण के शेष मूल उत्तर हो जाएगा, यहाँ शेष मूल हो जाएंगे 1 हो जाएगा, एक तो और 1 -3 हो जाएगा, और 2 तो सवाल में दे ही रखा है, तो इसके शेष मूल हो जाएंगे 1 और -3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।